नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 सितंबर सन 2025। आज यानी 27 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह भक्ति और पूजा अर्चना का महत्वपूर्ण दिन भी माना जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। T20 एशिया कप में पहली बार मैच टाई हुआ। हरियाणा में बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन होगी 3,200 रुपये मासिक। हरियाणा में 1 अक्टूबर से होगी बाजरे की सरकारी खरीद। MSP और मंडी रेट अंतर की भरपाई करेगी हरियाणा सरकार। 3 साल से बकाया RTE भुगतान का मुद्दा गरमाया। निजी स्कूल संचालक भड़के, बच्चों की पढ़ाई पर संकट। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आई विभिन्न पदों पर बम्पर भर्ती, 5 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। CBSE ने शुरू की बोर्ड परीक्षा की तैयारी। एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 बार एग्जाम देने का मिलेगा मौका। रोहतक रैली से गरमाया हरियाणा का राजनीतिक माहौल। कई बड़े नेता INLD में हुए शामिल। गन्नौर में सरोखाप महासम्मेलन 28 तारीख को होगा। महासम्मेलन में उत्तर भारत की सभी बिरादरियों की खाप होंगी शामिल। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। CM नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन। सरकारी नौकरी अपडेट। दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के 737 पदों पर निकली भर्ती। फीस 100 रुपये, तो वहीं 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। और डोनाल्ड ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया। 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत के राज्यों से लौट रहा मानसून इन दिनों दक्षिणी राज्यों में एक्टिव हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम से 28 सितंबर तक महाराष्ट्र और ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा में 18 जिले हाई अलर्ट पर हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में मानसून विदा ले चुका है। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से अभी भी मानसून बाकी है। मध्य प्रदेश से अगले 48 घंटों में मानसून सीजन खत्म हो सकता है। तो वहीं राजस्थान में बारिश का दौर थमने के साथ ही अब रात में ठंडक बढ़ने लगी है। राज्य में सिरोही के बाद दौसा में भी न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। वहीं नागौर, पाली समेत कई अन्य शहरों में भी रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इधर जयपुर, पिलानी, गंगानगर समेत कई शहरों में दिन में गर्मी तेज होने लगी है। तो वहीं हरियाणा में बात करें तो 27 सितंबर तक लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मौसम में बदलाव होगा और पहाड़ों की तरफ से हवाएं चलेंगी। इससे दिन का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और हल्की ठंड महसूस की जा सकेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस बार औसत से अधिक बारिश होने के कारण समय से पहले ठंड आएगी। भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा की मौत मामले में तकरीबन 23 दिन बाद CBI की टीम दिल्ली गई, जो भिवानी के रेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। वहीं अब CBI द्वारा मनीषा की बिसरा की जांच भी करवाई जाएगी, जिससे मनीषा की मौत के कारणों का पता लग सके। बता दें कि CBI की टीम दिल्ली से मनीषा मौत मामले की जाँच करने के लिए 3 सितम्बर को भिवानी पहुंची थी, जिसके बाद CBI ने मनीषा मौत मामले से संबंधित रिकॉर्ड पुलिस से लिया था। जिसके बाद CBI ने हत्या सहित अन्य धारा के तहत केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। वहीं CBI की टीम इसके बाद मृतक मनीषा के घर, प्ले स्कूल जिसमें मनीषा पढ़ाती थी, दवा विक्रेता, नर्सिंग कॉलेज, घटनास्थल और लाइब्रेरी जिसमें मनीषा पढ़ती थी, वहां भी जा चुकी है और अपने स्तर पर जांच कर चुकी है। मनीषा केस से संबंधित CCTV फुटेज भी हासिल की गई है, जिसके आधार पर जांच अभी चल रही है। लेकिन CBI की टीम अभी तक किसी ठोस नतीजे पर या यूं कहें कि किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। मनीषा मौत की जाँच के लिए CBI की टीम कई दफा गाँव सिंघानी और ढाणी लक्ष्मण में जा चुकी है। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 3200 रुपये करने जा रही है। फिलहाल बुजुर्गों को प्रति माह 3000 रुपये मिलते हैं। मंत्री ने कहा कि वृद्धजन समाज के धरोहर हैं और उनकी सेवा व सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर विशेष फोकस कर रही है। जैसे जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, वैसे वैसे बुजुर्गों व अन्य पात्र वर्गों की पेंशन को और अधिक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने महिलाओं के लिए भी नई पहल की है। 1 नवंबर से पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने की शुरुआत होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसी भी परिवार को बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने स्थानीय वोकल फॉर लोकल मेले में भी शिरकत की और दुकानदारों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का भी आह्वान किया।
हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने 25 सितंबर को पंचकुला में दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों में 50,000 डाउनलोड का आंकड़ा पार हुआ और शाम होते होते यह संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई। इस योजना के तहत 23 से 60 साल तक की महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। 1 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। PPP डेटा के अनुसार यानी कि फैमिली आईडी के अनुसार ऐसे लाभार्थियों की संख्या प्रदेश में तकरीबन 21 लाख है। सभी आवेदन नागरिक संसाधन सूचना विभाग को भेजे जाएंगे। 15 दिन में PPP और अन्य रिकॉर्ड से मिलान करके सूची बनेगी। इसके बाद पात्र महिलाओं को SMS भेजा जाएगा। नवंबर से महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पहले फेज की बात करें तो सालाना 1 लाख रुपए तक की आय वाली महिलाएं इसमें शामिल होंगी, जो कि तकरीबन 21 लाख लाभार्थी हैं। दूसरे फेज में 1,80,000 रुपए तक की आय वाली महिलाओं को शामिल किया जाएगा और तीसरे फेज में 3 लाख रुपए तक की आय वाली महिलाएं शामिल होंगी। ये फेज यानी कि तीसरा फेज लगभग साल 2028-29 तक लागू होगा। तब तक लाभार्थियों की संख्या 47 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। हरियाणा में निजी स्कूल संचालक राइट टू एजुकेशन यानी RTE के तहत सरकार से मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि को लेकर नाराज हैं। स्कूल संचालकों का आरोप है कि पिछले 3 साल से सरकार ने उनकी बकाया रकम जारी नहीं की है। एक छात्र पर लगभग 1760 रुपए प्रति माह के हिसाब से ये राशि तय की गई है। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता सौरभ कपूर ने कहा कि शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के खिलाफ सख्ती तो कर रहा है, लेकिन उनका बकाया चुकाने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि विभाग ने छात्रों की पढ़ाई का भुगतान रोका हुआ है, फिर भी स्कूल मजबूरी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस साल शिक्षा विभाग ने 10,744 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को RTE सीटें घोषित करने का आदेश दिया था। कई स्कूलों के न मानने पर विभाग ने फीस के आधार पर 30,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने व कारण बताओ नोटिस जारी करने और मान्यता रद्द करने तक की चेतावनी दी। जानकारी के अनुसार विभाग ने राज्य भर में 1680 स्कूलों को नोटिस भेजे थे। इनमें से 1128 स्कूलों को मान्यता और अन्य आधारों पर अस्वीकृत किया गया है। इनका MIS पोर्टल पहले से ब्लॉक किया जा चुका है, जिससे कि निजी स्कूल संघों में आक्रोश है। हरियाणा में बाजरा उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और मंडी रेट के अंतर की राशि का भुगतान भावांतर भरपाई योजना के तहत किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा बाजरे का MSP 2775 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है। उदाहरण के तौर पर यदि किसान का बाजरा मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल बिकता है तो MSP के बराबर लाभ देने के लिए किसान को प्रति क्विंटल 625 रुपए का भुगतान किया जाएगा। चरखी दादरी मार्केट कमेटी के सचिव ने 1 अक्टूबर से बाजरे की सरकारी खरीद शुरू होने की पुष्टि करते हुए बताया कि बाजरे की सरकारी खरीद 2023-24 के पैटर्न के आधार पर ही भावांतर भरपाई योजना के तहत की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसान साथी प्ले स्टोर से खरीद एप्लीकेशन डाउनलोड करके घर बैठे अपना गेट पास बुक करवा सकते हैं। इससे किसानों को मंडी में लंबी लाइनों में खड़े होने से छुटकारा मिलेगा और उनकी फसल सीधे सरकारी खरीद केंद्र तक पहुंच जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की तरफ से साल 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार 10वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों को एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा, यानी कि अब छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देनी होगी। CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा कि पहली परीक्षा 17 फरवरी से 9 मार्च तक होगी, जबकि दूसरी परीक्षा 15 मई से लेकर 1 जून तक आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का शामिल होना कंपलसरी होगा। 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। 25 सितंबर को रोहतक की नई अनाज मंडी में चौधरी देवलाल की 112वीं जयंती के सम्मान समारोह दिवस पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने रोहतक रैली में बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। चौटाला ने कहा कि बीजेपी मनमाने ढंग से कानून थोप रही है। एक कानून ऐसा बनाया गया जिसमें 1 महीने की कैद के बाद न तो कोई CM बनेगा और न ही कोई सांसद। इस रैली के मंच से हिसार से आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दलबीर किरमारा इनेलो पार्टी में शामिल हुए। जींद से विधानसभा चुनाव लड़ चुके और इनेलो के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रदीप गिल ने फिर से पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है। दीपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबियों में शामिल मंजीत कन्हेली ने भी कुछ दिनों पहले अभय चौटाला की मौजूदगी में इनेलो ज्वाइन की। उनके साथ रोहतक से सैकड़ों की संख्या में पार्षद, पूर्व पार्षद, चेयरमैन सहित सरपंचों व पूर्व सरपंचों ने INLD पार्टी ज्वाइन कर पार्टी को मजबूती देने का काम किया। रोहतक से इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का इनेलो ज्वाइन करना
कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चिंता को और बढ़ा दिया है। जेजेपी की टिकट पर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके भूपेंद्र मलिक ने भी अभय चौटाला की उपस्थिति में आईएनएलडी का दामन थाम लिया है। उनके साथ कई अन्य नेताओं ने इनेलो में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। वर्तमान में कांग्रेस नेता एवं पूर्व की इनेलो सरकार में वित्त मंत्री संपत सिंह भी ताऊ देवीलाल जयंती पर आयोजित रोहतक रैली में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और अभय चौटाला की खुलकर तारीफ की। इनेलो पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी उन्हें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और विपक्ष के नेता का नाम घोषित होने का इंतजार है। यदि कांग्रेस हाईकमान अब भी सही फैसला नहीं लेता है तो वो बहुत जल्द अपनी आगामी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। रोहतक में सर्वजातीय सरो खाप पंचायत की तरफ से गन्नौर में 28 सितंबर को होने वाले महासम्मेलन को लेकर खाप पंचायतों को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खत्री ने निमंत्रण दिया। सुरेंद्र खत्री ने कहा कि महासम्मेलन में सभी जातियों व समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सर्वजातीय सरो खाप पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खत्री ने कहा कि समाज में कई प्रकार की कुरीतियां फैली हुई हैं, जिनको लेकर कई बार खाप पंचायत भी हुई है और निर्णय भी लिए गए हैं। समाज में कुछ हद तक इन कुरीतियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार का सहयोग मिलना जरूरी है। सुरेंद्र सिंह खत्री ने कहा कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें शादीशुदा होने के बावजूद एक साथ रहते हैं और बच्चे होने पर विवाद होता है। दूसरा, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज परिवार की सहमति से होनी चाहिए, बिना परिवार की सहमति से कोर्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र सिंह खत्री ने कहा कि आज युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी नशे के कारण बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, जिसे बचाने की भी जरूरत है। इसके साथ ही एक गांव में शादी करना व एक गोत्र में शादी करना भी गलत है, जिसे रोकना भी जरूरी है। सुरेंद्र खत्री ने कहा कि गन्नौर में होने वाले महासम्मेलन में उत्तर भारत के सभी बिरादरियों के खाप शामिल होंगे। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व जम्मू कश्मीर की सभी जातियों के खाप के प्रतिनिधि शामिल होंगे। महासम्मेलन के दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे दिवाली मेले का आगाज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा किया जाएगा। मेले के लिए 500 स्टॉल लगाई जाएंगी, जिसमें से अभी तक 350 से अधिक स्टॉल बुक हो चुकी हैं। यह मेला 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर अरावली स्थित सूरजकुंड के पहाड़ियों में दूसरा सूरजकुंड दिवाली मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला हम परिवारों को जोड़ते हैं यानी वी यूनाइट फैमिलीज थीम पर आधारित होगा, जिसमें दिवाली की रौनक, स्वदेशी उत्पाद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मनोरंजन का संगम देखने को मिलेगा। मेला 2 अक्टूबर को शुरू होगा और 7 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। सूरजकुंड दिवाली मेले के लिए दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है। विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत टिकट बुकिंग पर उन्हें 50% की छूट प्रदान की जाएगी। आगंतुकों के लिए टिकट की दर 100 रुपए प्रति व्यक्ति रखी गई है। हरियाणा पर्यटन विभाग ने टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए एक विशेष QR कोड भी जारी किया है। दर्शक इस QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और मेले में आसानी से प्रवेश पा सकेंगे। मेले में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल mela.haryana.tourism.gov.in पर कर सकते हैं। मेले के दौरान सांस्कृतिक कैलेंडर के अंतर्गत देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। 5 अक्टूबर को इंडियन आइडल फेम सलमान अली अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों का दिल जीतेंगे, तो वहीं मेले का समापन 7 अक्टूबर को रंगारंग क्लोजिंग सेरेमनी के साथ होगा। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने एसएससी दिल्ली पुलिस में ड्राइवरों की भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली पुलिस में ड्राइवरों के 700 से अधिक पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर यह आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही हैवी मोटर व्हीकल चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। एज लिमिट न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 30 साल हो सकती है। सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। फीस की बात करें तो सामान्य व ओबीसी पुरुष के लिए 100 रुपए लगेगी, वहीं महिला, SC, ST और पुरुष सैनिकों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। जनरल, OBC व EWS के लिए 1,000 रुपए फीस तय की गई है। वहीं SC, ST, ESM और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें।
रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए कुल 5,817 पद और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए कुल 3,058 पद आरक्षित किए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल तय की गई है। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 35,400 रुपए प्रति माह मिलेगी। टोटल पोस्टों की बात करें तो 8,875 पोस्ट तय की गई हैं। उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, गणित और रीजनिंग विषय से सवाल पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी अल्ट्रा वॉयलेट ने भारत में नई इलेक्ट्रिक बाइक X47 क्रॉसओवर लॉन्च कर दी है। कंपनी का दावा है कि X47 क्रॉसओवर दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें रडार टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। इलेक्ट्रिक बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 2,49,000 रुपए तय की गई है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, यानी कि जो पहली 1,000 बुकिंग के लिए ही मान्य है। इसके बाद बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2,74,000 रुपए हो जाएगी, यानी बाइक अभी भी 25,000 रुपए सस्ती मिलेगी। बाइक की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसे ऑफिशियल वेबसाइट से 999 रुपए में बुक कर सकते हैं। इसके लिमिटेड एडिशन डेजर्ट विंग वेरिएंट की बुकिंग 4,999 रुपए में हो रही है। इसमें फुल चार्ज पर 323 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कुल मिलाकर X47 का डिजाइन शहर से हाईवे और हल्की ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट है। इसकी टॉप स्पीड 145 किलोमीटर प्रति आवर है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 80,426 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 236 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,655 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयर्स गिरकर बंद हुए। दिन भर के कारोबार के बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, हेल्थ केयर, PSU बैंक और IT सेक्टर 2% से अधिक गिरकर बंद हुए। फार्मा शेयरों में लॉरेंस लैब्स, बायोकॉन और जॉयडस लाइफ के शेयर सबसे अधिक गिरे। ये सभी शेयर लगभग 8% तक की गिरावट के साथ बंद हुए। फार्मा शेयरों में ये गिरावट अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई पर 100% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद आई है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं। चांदी की बात करें तो 1,060 रुपए बढ़कर 1,38,100 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 87 रुपए गिरकर 1,13,262 रुपए पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सबसे पहले हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।